मित्रों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी का। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की जो प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं उसमें आज जो है फिर आपके लिए यूपी पीसीएस के पेपर लेकर आए हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। द्विज का कौन कौन सा इनमें से नहीं आता है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है दांत, ऑप्शन डी है विदेह। तो द्विज का मतलब क्या होता है, 2 बार जन्म लेना होता है। तो इनमें से ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म होता है, पक्षी का भी एक बार अंडे से, एक बार अंडे के रूप में और एक बार अंडे से बाहर जब आता है, और दांत का भी एक बार दूध वाले और एक बार पत्थर वाले, जब कुछ भी चबा जाओ तो पत्थर वाले, अगर टूट जाए तो दूध वाले। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, विदेह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या, इसमें कारक या परसर्ग आते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है राजकुमार, ऑप्शन बी है यज्ञवेदी, ऑप्शन सी है आजन, ऑप्शन डी है ग्रामवासी। तो राजकुमार का जब समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, और यज्ञ वेदी यज्ञ की वेदी, और आजन में जो है जब आ भर हर या प्रति जिस समास में आ जाए तो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, और ये इन तीनों में तत्पुरुष समास है। ठीक, अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है गहरे पानी में स्नान करना, ऑप्शन बी है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी है अच्छी प्रकार से सिर धोना, ऑप्शन डी है डूबने से बच जाना। तो अच्छी प्रकार से सिर धोना मतलब वो ललुआ राबड़ी वाली नहीं। ठीक, ये क्या है, सिर से पानी गुजर जाने का मतलब बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, अब जो है लिमिट क्रॉस हो गई है। तो क्या होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, ग्रस्त का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है मुक्त, ऑप्शन बी है सुप्त, ऑप्शन सी है लुप्त, ऑप्शन डी है ग्राह्य। तो ग्रस्त का मतलब किसी चीज में लिप्त होना, लगे होना, यही होता है ग्रस्त, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, मुक्त होगा। कि ग्रस्त जैसे किसी चीज में ग्रस्त, किसी चीज में लगे होना, वही ग्रस्त होता है, रोग से ग्रस्त, रोग लगा होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, मुक्त, एकदम आजाद पंछी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव और तत्सम जान लीजिए, ये तत्सम है, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, और होता है तत्, तत् और भव। ठीक, तो सम मतलब क्या होता है, समान, और भव मतलब परिवर्तन या बदलाव, इसको बदलाव कहेंगे, बदलाव। ठीक, और तत् का मतलब होता है, तत्सम मतलब जिसके, तत् का मतलब होता है जिसके। ठीक, तो तत्सम का मतलब जिसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब जिससे थोड़ा बदलाव। तो तद्भव थोड़ा बदला हुआ होता है, देसी भाषा होता है, और तत्सम जो होता है संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, तद्भव पूछा गया, यानी देसी भाषा में पूछा गया है। ऑप्शन ए है तस्कर, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है हाथ, ऑप्शन डी है अंधेरा। तो अंधेरा का तत्सम होगा साथियों अंधकार, अंधकार क्या होगा, अंधकार। और हाथ का तत्सम होगा हस्त, हाथ का तत्सम हस्त होगा। और इसमें तद्भव में ये तीनों है, और पत्ता जो है साथियों ये तत्सम में है, पत्ता का तद्भव क्या होगा, पत्र होगा, पत्र, ये है तद्भव, पत्र तद्भव है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो आलमारी, पात गोभी, बाल्टी, कौन कौन से पुर्तगाली होते हैं, बाल्टी, बाल्टी, और क्या, पात गोभी, पात गोभी, और आलमारी इसमें दिया ही है। तो आलमारी किस प्रकार का विदेशी शब्द है साथियों,
ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अल्पभाषी, ऑप्शन बी है वाचाल, ऑप्शन सी है मृदुभाषी, ऑप्शन डी है कटुभाषी। तो कटुभाषी बिल्कुल नहीं बनिएगा, बहुत दिक्कत होती है। तो मूक का मतलब क्या होता है? जो चुप रहे, मुंह बंद किए रहे। मूक मतलब ये समझ लीजिए मुंह बंद करने वाला, चुप रहने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा साथियों? वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल। जो हमेशा बोलता रहे वो वाचाल होता है, और इसका विलोम क्या होगा? मूक होगा। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, ऑप्शन बी है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ऑप्शन सी है भाई ने भाई के साथ सलाह की, ऑप्शन डी है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? यह व्यर्थ बात करने से, तो ये होगा या इसका शुद्ध होगा यहां व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। और संपूर्ण देश, तो जब संपूर्ण बोला गया है तो यहाँ भर की आवश्यकता नहीं है। ठीक, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। और सी है भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई ने भाई के साथ सलाह ली, ये होगा ली। भाई ने भाई के साथ सलाह ली। तो इसमें ये तीनों अशुद्ध हैं, तो शुद्ध कौन सा है साथियों? ऑप्शन डी कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। पत्रोत्तर का मतलब क्या होगा? पत्र का उत्तर, शीघ्र अति शीघ्र मतलब पत्र का उत्तर जल्दी से दें। ठीक, तो ऑप्शन डी इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए है आधीन, ऑप्शन बी है व्यवहारिक, ऑप्शन सी है मिष्ठान, ऑप्शन डी है अत्यधिक। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा गया है। ये मिष्ठान नहीं होता है साथियों, ये मिष्टान होता है, मिष्टान। ठीक, ये ठा नहीं होता है, टा होता है, मिष्टान होता है, मिष्टान। ठीक, और ये व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। ठीक, व्यावहारिक। और ये अधीन नहीं होता है, अधीन होता है साथियों, अधीन। जैसे अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था पहले भारतीयों को ना, तो अधीन था, अधीन नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है मरीचि, ऑप्शन बी है रश्मि, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है दीप्ति। तो इसमें किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मरीचि, मरीचिका देखे है ना आप, जानते हैं जब रेगिस्तान में जाएंगे तो जो या अभी गर्मियों में सड़क चमकती रहती है, ऐसे लगता है कि पानी है आगे, तो वही मरीचिका है, वो जो है प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो ये किरण का पर्यायवाची है। और रश्मि भी किरण का पर्यायवाची है। पुष्कर साथियों ये तालाब का पर्यायवाची होता है। इसका तालाब का पर्यायवाची, तालाब, तड़ाग, तड़ाग। ठीक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए है पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है अपूर्ण क्रिया। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो ये किस प्रकार की क्रिया है साथियों? ये लिखवाता मतलब ये उससे कह के काम करवाता ना, प्रेरित करके। तो प्रेरित करने का भाव जहां पर आए, दूसरे से कोई काम करवाने का भाव आए, वहां पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, और संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं साथ में आ जाए, जैसे वह खाना खाकर सो गया। और पूर्वकालिक क्रिया जो होगा वह खाना खाकर नहाकर, खाकर नहाकर किस में आता है? पूर्वकालिक क्रिया में आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आयो शब्द निम्नलिखित में से कौन सी बोली का है? आयो शब्द किस बोली का है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रज, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। ये खड़ी है, खड़ी बोली। ठीक, तो खड़ी बोली तो जानते हैं, मेरे को तेरे को तुमको, तो ये खड़ी बोली है। और जो है आयो किस प्रकार का है? आयो ब्रज भाषा है। कौन सी है साथियों? ये ब्रज भाषा की बोली है। आयो, गयो, लायो। ठीक,
और अवधि को जानते हैं, हमार त्योहार ये अवधि है, जिसे हमार त्योहार उनके ये अवधि भाषा है। और भोजपुरी में गईल खाइल, ठीक, ये भोजपुरी होता है। वैसे भोजपुरी भाषा हमको बहुत पसंद है। भोजपुरी भाषा में मतलब कोई बोलता है तो इतना मीठा लगता है कि जैसे बहुत अपना आदमी है कोई, है, अपनापन होता है भोजपुरी में। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है साथियों? ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है पुस्तक, ऑप्शन डी है प्राण। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकों, या पुस्तकें होगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। और भक्ति का क्या होता है? भक्तिजन होगा, भक्तिजन। भक्तजन या भक्तजन होता है, भक्तों होता है, इसका सही भक्त का भक्तों होता है, भक्तों इसका बहुवचन होगा, ठीक। या भक्तियां भी होता है, भक्ति का भक्तियां होता है। और शिशु का शिशुओं होता है। शिशु का बहुवचन क्या होता है साथियों? शिशुओं होता है। लेकिन जो प्राण है, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सब प्राण, दर्शन, आंसू, ये हमेशा जो है ये बहुवचन में रहते हैं साथियों। कैसे रहते हैं? हमेशा बहुवचन में रहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से क्या भरा जाएगा? तो इसमें रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होती है? ऑप्शन ए है निर्लिप्तता, ऑप्शन बी है लिप्तता, ऑप्शन सी है निष्कपटता, ऑप्शन डी है निपटता। तो भौतिक वस्तुओं, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होती है साथियों? निर्लिप्तता होती है। यानी कि उसमें निर्लिप्तता का मतलब नहीं लिप्त होना, उसमें वो लिप्त नहीं होते हैं भौतिक वस्तुओं में, इसीलिए तो वो महान बनते हैं। अगर वो भौतिक वस्तु में जुट जाएंगे तो महान नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही जानिए कि भौतिक वस्तुओं से ज्यादा जुड़ना अपने लिए बहुत खतरा है, ठीक। अगला प्रश्न है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। खर शब्द का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है बाण, ऑप्शन सी है तिनका, ऑप्शन डी है एक राक्षस। तो खर शब्द का इनमें से जो है साथियों ये बाण नहीं होता है। गधा भी होता है खर का अनेकार्थी, तिनका भी होता है और एक राक्षस भी होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द, ये कवि है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द? इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है कवित्री, ऑप्शन बी है कवियत्री, ऑप्शन सी है कवित्री, ऑप्शन डी है कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? ये होता है कवित्री। ऐसे आप पढ़िए तो आपको जो है सही याद रहेगा। ये प्रश्न में केवल इसकी वर्तनी चेक करने के लिए दिया गया है बस, और कुछ इस प्रश्न में ऐसा नहीं कि कोई स्त्रीलिंग नहीं जानता। कवित्री तो ऐसे कोई लोग बोल देते हैं, लेकिन इसकी सही वर्तनी जो है क्या है? कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, ठीक। अगला प्रश्न है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? ऑप्शन ए है गौर से देखना, ऑप्शन बी है मन में खटकना, ऑप्शन सी है सहन ना कर पाना, ऑप्शन डी है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो आंखों में गड़ना का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आपके आंखों में गड़ जाती है तो उसको आप पाने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं ये शीघ्र अति शीघ्र हमें मिल जाए। होती है कि नहीं होती है? जैसे कोई चीज आपके दिमाग में खटक जाए, यार ये चीज हमको लेना है, तो ये होता नहीं कि आंखों में गड़ गया कि हाँ अब हमें लेना ही लेना है। तो आंखों में गड़ने का सही अर्थ क्या होगा? वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, ठीक। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द इसमें से क्या है? ऑप्शन ए है अवमूल्यन, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है रोपण, ऑप्शन डी है संश्लेषण। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उखाड़ देना, किसी चीज को सर्वनाश कर देना, उन्मूलन यही होता है। उसका उन्मूलन कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा साथियों? रोपण होगा। रोपण का मतलब कोई चीज आप लगा रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको जमा रहे हैं। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। अगला प्रश्न है साथियों,
शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है तदोपरांत, ऑप्शन डी है कवियत्री। तो कवित्री का अभी अभी आपको बताए हैं, ये होता है कवित्री, कवित्री। ठीक, और ये तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। इसमें दा पे छोटा ऊ का मात्रा होता है और तदुपरांत होता है। अब ये सही हो गया। और ये पूज्य, पूजनीय नहीं होता, ये पूज्य तो एक लिखा जाता है, ये सही होता है, ये पूज्य जो है ये सही है, लेकिन आपको पूजनीय लिखना होगा तो ये पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय। इसको ऐसे आप पढ़िए, पूजनीय। पूज्य, पूज्य तो सही है अपने आप में, लेकिन आप पूजनीय लिखेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? पूजनीय। तो ये बिल्कुल अब सही हो गया। तो इसमें सही कौन सा है? अंत्याक्षरी जो है, ऑप्शन ए मित्रों, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास नहीं है? इसमें से किसमें कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए है लड़का भूख से अधमरा हो गया था, ऑप्शन बी है तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, ऑप्शन सी है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, ऑप्शन डी है उठो दिया, ये बड़ी का मात्रा है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें कर्मधारय समास किसमें नहीं है साथियों? ऑप्शन डी जो है उठो दिया बत्ती का समय हो गया, इसी में कर्मधारय समास नहीं है। अगला प्रश्न है मित्रों, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्जाल का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है वाक प्लस जाल, ऑप्शन बी है वाक प्लस जाल, ऑप्शन सी है वाग प्लस जाल, ऑप्शन डी है वाग प्लस जाल। तो वाक जाल का जो सही संधि विच्छेद है, वाक का में हलंत रहेगा। ठीक, ये का में हलंत जरूर ध्यान रखिएगा। वाक प्लस जाल, तो ये बनकर दोनों मिलकर क्या बन जाता है? वाक जाल बन जाता है। और इसमें संधि कौन सी होती है साथियों, या कौन सी संधि है इसमें? इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। इसमें जो है का जो है गा में बदल जा रहा है, पहला वर्ण जो है तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये व्यंजन संधि का नियम है। ठीक, का जो है गा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरिता का मतलब क्या होता है साथियों? नदी होता है। क्या होता है? नदी। सरिता मतलब नदी का ये पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है तटिनी, ऑप्शन बी है त्रिपथगा, ऑप्शन सी है निम्नगा। ये निम्नगा होना चाहिए, निम्नगा। ठीक, ऑप्शन सी है तरंगिणी। तो सरिता का पर्यायवाची जो होता है, ये तटिनी भी होता है, निम्नगा भी होता है और तरड़ी भी होता है। ये त्रिपथगा जो साथियों है, ये गंगा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा मतलब तीन पथों से जाने वाली या गमन करने वाली। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो रचना की दृष्टि से साथियों क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक, और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और एक होता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और कौन सा होता है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और 2 अभी हमको रिकॉल नहीं हो रही है, 5 होती है। ठीक, अभी के लिए आप ये 3 याद रखिए, 2 और 3। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। यरलो तो रोज आपको हम बताते रहते हैं, चलिए इसमें देखते हैं या रा ला व्यंजनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी है साथियों ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यार लोग किसे कहते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होता है साथियों। कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ये स और ख,
और स ह। ठीक, ऊष्म व्यंजन का मतलब जब आप इसको बोलेंगे तो थोड़ी गर्म हवा निकलेगी, यही ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको बोल के वो आप याद कर सकते हैं। ये सपेरा वाला और खटकोड़ वाला, सा और सलजम वाला और हा, श ख श ह ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? ये यारल होते हैं, यारा ला वा। और ला को साथियों पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ठीक, तो आज मित्रों प्रश्न इतने ही थे। अब फिर अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। आज इस जो 2 पेपर से हम लिए थे प्रश्न, उसमें गद्यांश के क्वेश्चन ज्यादा थे। एक पेपर में तो 2 4 6 क्वेश्चन थे गद्यांश के, तो इसीलिए क्वेश्चन कम हो गए हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।